पावर प्लांट इंजीनियरिंग के इस नए टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेशन जल स्कीम वाटर सर्कुलेशन स्कीम के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इसके पहले के जो भी टॉपिक्स हैं इस थर्मल पावर प्लांट इंजीनियरिंग में, उसको मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, उसको समझाया है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो जो प्रीवियस की वीडियो हैं आप उसको देख सकते हैं और उसके द्वारा आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। थर्मल पावर प्लांट में प्रवाहित होने वाला जल सिस्टम एक बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है। पावर प्लांट की स्थापना के लिए साइट का चयन करते समय यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या प्रस्तावित साइट जैसे नदी, नहर, झील या समुद्र आदि के पास जल का कोई स्थायी सोर्स है या नहीं। बड़े प्लांट में जहां बहुत अधिक स्टीम का उत्पादन होता है, बहुत अधिक संघनित्र में स्टीम को ठंडा करने के लिए ठंडे जल की आवश्यकता होती है। एक अनुमान के अनुसार 400 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए प्रतिदिन लगभग 40,000 टन ठंडे पानी की आवश्यकता होती है। इस जल को नदी, झील आदि जैसे नेचुरल सोर्स से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए प्लांट की स्थापना नेचुरल जल सोर्स के पास की जाती है और संघनित्र को विभिन्न प्रकार की कूलिंग जल सिस्टम द्वारा निरंतर और पर्याप्त मात्रा में ठंडे जल की आपूर्ति की जाती है। तो ये सर्कुलेशन जल स्टीम का इंट्रोडक्शन या परिभाषा था। तो साधारण भाषा में अगर ये कहें तो आपका जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें जो आपकी संघनित्र में जो स्टीम होती है, यानी कि स्टीम जब टरबाइन से गुजर कर फिर कंडेंसर में आती, यानी कि संघनित्र में आती है, तो फिर से उसको ठंडा किया जाता है। और उसको ठंडा करने के लिए आपको ठंडे जल की आवश्यकता होगी और उस ठंडे जल की आपूर्ति हमको कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमको नदी, नहर, झील या समुद्र का सहारा लेना पड़ता है, या उसमें जो ठंडा वाटर होता है या ठंडा जल होता है उसके द्वारा इस स्टीम को ठंडा किया जाता है। तो एक अनुमान के अनुसार आपको, जैसा कि मैंने बताया, अगर 400 मेगावाट का जो अगर पावर प्लांट है तो उसमें 40,000 जो टन है ठंडे जल की आवश्यकता होगी। तो इतना अधिक जल आप लोग इकट्ठा आसानी से नहीं कर पाएंगे, या पावर प्लांट में इकट्ठा करना इतना पानी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से ये जो प्लांट होता है इसको नदी, झील या समुद्र आदि के किनारों पे ही या उसके आसपास ही बनाया जाता है, जिसकी वजह से पानी की जो या ठंडे पानी की जो आपूर्ति है उसको आसानी से की जा सके और जो आपका संघनित्र स्टीम है उसको ठंडा किया जा सके। तो आपका ये तो बात रहा सर्कुलेशन जल स्कीम का। अब अगला जो टॉपिक है ये है संघनित्र में जल सर्कुलर सिस्टम और मेकअप जल। संघनित्र के लिए कूलिंग जल प्रवाह सिस्टम में ऐसे उपकरण होते हैं जिनका कार्य संघनित्र में स्टीम के संघनन के लिए वांछित ठंडा जल प्रदान करना है और स्टीम के हीट के अवशोषण के बाद इस गर्म जल को
संघनित्र के बाहर निकालना और ठंडा करना और पुनः उपयोग के लिए तैयार करना होता है। अब प्रमुख प्रकार की कूलिंग जल सिस्टम जो है वो निम्न प्रकार की होती हैं, जैसा कि 3 प्रकार का बताया गया है। पहला है ओपन जल सिस्टम, दूसरा है क्लोज्ड जल सिस्टम और थर्ड और लास्ट है मिक्स्ड जल सिस्टम। अब एक एक करके समझेंगे कि आपका ओपन जल सिस्टम क्या होता है या क्लोज्ड जल सिस्टम क्या होता है और मिक्स्ड जल सिस्टम क्या होता है। पहले देखते हैं कि ओपन जल सिस्टम क्या होता है, जिसको इंग्लिश में ओपन वाटर सिस्टम बोला जाता है। यदि थर्मल पावर प्लांट किसी नदी, झील या समुद्र के किनारे पर स्थापित किया गया है तो इस सिस्टम का उपयोग करके संघनित्र में स्टीम संघनित्र होती है। इस सिस्टम में आवश्यक जल नदी की धारा या समुद्र से लिया जाता है। इस आधार पर इस सिस्टम 2 प्रकार का होता है। पहला नदी जल सिस्टम और दूसरा आपका है समुद्र जल सिस्टम। नदी जल सिस्टम में नदी की बहने वाली धारा के साइड से जल को पंप द्वारा सर्वप्रथम एक फिल्टर या स्क्रीनिंग चैम्बर में भेजा जाता है। यहाँ से प्राप्त स्वच्छ और शुद्ध जल को एक पंप का उपयोग करके संघनित्र में भेजा जाता है। संघनित्र से निकलने वाला गर्म जल एक गर्म कुएं में एकत्र किया जाता है और पंप के माध्यम से नदी के डाउन स्ट्रीम साइड में विसर्जित कर दिया जाता है। नदी से जल प्राप्त करने और विसर्जन स्थल के बीच कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी रखी जाती है। अब ये आपका खुला जल जो सिस्टम है इसका फिगर दिखाया गया है। सबसे नीचे में नदी या झील दिख रहा है जो कि ओपन रहता है, आप लोग सब लोग जानते हैं। फिर उसके बाद इस वाटर को पंप के थ्रू स्क्रीनिंग चैम्बर में भेजा जाता है और स्क्रीनिंग चैम्बर के बाद उस वाटर को फिर पंप के द्वारा या ये कहें कि उस ठंडे पानी को फिर पंप के द्वारा कंडेंसर में भेजा जाता है। फिर वो अपना काम करके यानी कि स्टीम को ठंडा करके, जब वो स्टीम को ठंडा करेगा जल, तो जाहिर सी बात है वो जो शीतल जल होगा यानी कि जो कोल्ड वाटर होगा वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और फिर उसके बाद उस संघनित्र से उसको गर्म कुंड यानी कि हॉट चैम्बर में भेजा जाता है और फिर इस वाटर को यानी कि हीटेड वाटर को पंप के थ्रू आगे प्रवाहित कर दिया जाता है या ये कहें कि फिर वही नदी या झील में छोड़ दिया जाता है। समुद्र जल सिस्टम में जल को समुद्र लेवल से कम 10 मीटर नीचे पंप द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि समुद्र में जल का प्रवाह किसी एक दिशा में नहीं रहता है और संघनित्र से निकलने वाला गर्म जल समुद्र स्तर पर ही विसर्जित कर दिया जाता है। अब अगला उसी का नेक्स्ट टाइप जो था वो है क्लोज्ड वाटर सिस्टम। जब एक थर्मल पावर प्लांट ऐसी जगह स्थापित किया जाता है जहां कूलेंट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है तो क्लोज्ड जल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इस सिस्टम में संघनित्र से निकलने वाले गर्म जल को पहले कूलिंग टावर या स्प्रे तालाब में भेजकर ठंडा किया जाता है। फिर इस जल को फिर से पंप की मदद से संघनित्र में भेजा जाता है। यदि इस साइकिल में जल की कुछ
कमी हो जाए तो किसी नेचुरल सोर्स से इसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। इस जल को ही मेकअप जल कहते हैं। अब फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। नदी या लेक आपको दिख रहा होगा नीचे, उसको पंप करके फिर आपका कंडेंसर में भेजा जाता है और उसके बाद से आगे का प्रोसेस यानी कि जो स्टीम होती है उसको ठंडा किया जाता है और आगे उस पानी को प्रवाहित कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट टाइप जो है वो है मिक्स्ड जल सिस्टम यानी कि मिक्स्ड वाटर सिस्टम जिसको बोला जाएगा। मिक्स्ड जल सिस्टम का उपयोग तब किया जाता है जब जल पूरे वर्ष में नेचुरल जल सोर्स के समान रूप से उपलब्ध नहीं होता है या जब किसी नदी या झील में जल कम हो जाता है तो इसका उपयोग क्लोज्ड जल सिस्टम के रूप में किया जाता है। इस सिस्टम में संघनित्र से निकलने वाले कुछ गर्म जल को सीधे ठंडा किया जाता है और कुछ मात्रा को कूलिंग टावर में ठंडा करके नदी या झील में छोड़ा जाता है। अब ये फिगर दिखाया गया है। ये फिगर जो आपको दिख रहा है इस टाइम ये मिश्रित जल सिस्टम है। ये भी कुछ आपके जो आपका ओपन वाटर सिस्टम है उसी के तरह है। अब जो अगला टॉपिक है ये है आपका जल कूलिंग विधि, इसको वाटर कूलिंग मेथड बोला जाएगा। ये विधि आपकी दो प्रकार की होती है। पहला कूलिंग पॉन्ड सिस्टम तथा कूलिंग टावर सिस्टम। एक एक करके समझेंगे। अब पहला जो है कूलिंग पॉन्ड सिस्टम, इसको समझने की कोशिश करते हैं या इसको समझते हैं। इस सिस्टम में संघनित्र से निकलने वाले गर्म जल को कूलिंग टैंक में भेजकर ठंडा किया जाता है। कूलिंग पॉन्ड कंक्रीट या स्टील की चादरों से बना एक तालाब होता है। तालाब में कई पाइप होते हैं जिन पर नोजल लगे होते हैं। इन नोजल से एक स्प्रे के रूप में गर्म जल निकलता है और एयर के अचानक संपर्क में आने से जल का तापमान पूरी तरह से गिर जाता है। इस जल को तालाब में एकत्र किया जाता है और पंप द्वारा संघनित्र में वापस भेजा जाता है। इस तरह के एक तालाब को स्प्रे तालाब कहा जाता है। अब फिगर आपको जो दिख रहा है ये कूलिंग पॉन्ड सिस्टम का है। एक पॉन्ड दिख रहा होगा जिसको हिंदी में तालाब बोलते हैं और उसके अंदर जो वाटर होगा वो कोल्ड वाटर होगा यानी कि ठंडा पानी ही होगा और उसमें नोजल लगा होगा। इसके अलावा ऐसे तालाब भी होते हैं जिनमें कोई स्प्रे नोजल नहीं होता है लेकिन गर्म जल खुली एयर के संपर्क में आकर ठंडा होता है। ऐसे तालाबों के प्राकृतिक प्रवाह को कूलिंग तालाब कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जल की कुछ मात्रा वाष्प बन जाती है और वायुमंडल में चली जाती है। इस कमी की भरपाई के लिए समय समय पर तालाब में मेकअप जल भेजा जाता है क्योंकि आपकी जो वाटर होगी वो कुछ वाटर यानी कि कुछ पानी वाष्प में कन्वर्ट होके वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा या ये यूँ कहें कि वायुमंडल में चला जाएगा
तो पानी जो है कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी भरपाई के लिए मेकअप जल का इस्तेमाल किया जाता है। अब कूलिंग तालाब के निर्माण में जो ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं उनको आगे डिस्कस किया जाएगा कि कौन कौन सी वो बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है कूलिंग पॉन्ड के निर्माण में। सबसे पहला जो पॉइंट है ये है, सबसे पहले नोजल के बीच इतनी दूरी होनी चाहिए ताकि उनका स्प्रे एक दूसरे से ना टकराए। यानी कि जो नोजल उसमें आप देखें ऊपर की तरफ लगी हुई है, तो उनको बहुत पास पास नहीं रखना होता है, उनकी बीच में थोड़ी दूरी बना दी जाती है, जिसकी वजह से उनका जब स्प्रे बाहर की तरफ निकलेगा वो एक दूसरे से ना टकराएं, दूर दूर रहें। गर्म जल के प्रभावी कूलिंग के लिए जल लेवल से नोजल की ऊंचाई 1 से 2 मीटर तक होनी चाहिए। जल के अधिक वाष्पीकरण से बचने के लिए तालाब में एक अधिक स्टीम भरे हिस्से को प्रवाह की दिशा में लंबवत रखा जाना चाहिए। और अगला है, स्प्रे की हानि को रोकने के लिए तालाब के एक सिरे से अधिकतम दूरी वाली नोजल के बीच 15 से 20 मिनट का अंतर होना चाहिए। पाइपों में जल का दाब समान यानी कि लगभग 1.5 बार रखना चाहिए। पाइपों के बीच न्यूनतम दूरी 6 से 7 मीटर होनी चाहिए। और लास्ट जो है वो है, तालाब का सतह क्षेत्रफल जल के प्रवाह के अनुसार ही होना चाहिए। अब ये तो जो पॉइंट हो गए आपके मेन पॉइंट, जो कि आप पॉन्ड का निर्माण यानी कि तालाब का जब आप निर्माण करेंगे तो उसके लिए कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। अब अगला इसका जो टॉपिक है ये है कूलिंग पॉन्ड सिस्टम की सीमाएं यानी लिमिटेशंस ऑफ कूलिंग पॉन्ड सिस्टम। नाउ फर्स्ट, जल का वाष्पीकरण होता है और इसलिए जल की मात्रा कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब वाटर आपका कुछ हीट होगा तो जब वाटर हीट होगा तो कुछ वाटर स्टीम में कन्वर्ट होके वाष्पीकरण का प्रोसेस हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ जल की मात्रा कम हो जाएगी। और जब जल की मात्रा कम हो जाती है तो आपने इसके पहले जैसा कि समझा, तो उसमें आप मेकअप जल को ऐडअप करते हैं या मिलाते हैं। दूसरा जो लिमिटेशंस है ये है, तालाब बनाने के लिए बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है और कभी कभी यह संभव नहीं हो पाता। ठंडे किए जाने वाले जल के तापमान को कंट्रोल करना कठिन होता है। नेक्स्ट, कूलिंग रेट एयर के वेग पर निर्भर करती है। एयर का वेग जो है यानी जैसा होगा उसी प्रकार आपकी कूलिंग रेट भी होगी, यानी कि वो टोटली डिपेंडेंट होता है एयर के वेग पे। पॉन्ड सिस्टम की कूलिंग कैपेसिटी कूलिंग टावर की तुलना में कम है। अब समझते हैं कि ये कूलिंग टावर सिस्टम क्या होता है। बड़े पावर प्लांट को ठंडा करने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है और जिसके लिए कूलिंग टावरों का उपयोग सबसे अच्छा माना जाता है। यह प्रायः संभव नहीं है कि प्रत्येक थर्मल पावर प्लांट को नेचुरल जल सोर्स आदि के पास स्थापित किया जाए, जो कि सही बात है। जितने भी पावर प्लांट हैं, मैक्सिमम पावर प्लांट को ये सोच समझकर व्यवस्थित किया जाता है कि आसपास पानी की सुविधा हो या नदी या समुद्र के किनारे उनको स्थापित किया जाए। लेकिन कोशिश तो की जाती है, लेकिन ऐसा संभव पूरी तरह नहीं हो पाता है कि जितने आपके ये थर्मल पावर प्लांट होंगे
ये नदी या समुद्र के किनारे ही होंगे। कुछ ऐसे पावर प्लांट भी स्थापित हो सकते हैं या ऐसी जगह स्थापित भी हो सकते हैं जहाँ पे नदी या समुद्र आसपास या कुछ दूर तक नहीं रहते हैं, तो इनके लिए आप कूलिंग टावर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। पावर प्लांट प्रायः बेस लोड के पास स्थापित किए जाते हैं और कूलिंग टावर का उपयोग जल को ठंडा करने के लिए किया जाता है। अब ये जल कौन से होते हैं आप समझ पा रहे होंगे। जो आपका कंडेंसर होता है, कंडेंसर में आपकी जो स्टीम होती है, उस स्टीम को ठंडा करने के लिए आप वाटर का यूज करते हैं। और वो जो वाटर होता है वो वाटर आप पॉन्ड से लेते हैं, यानी कि तालाब से लेंगे। आप तालाब से पंप के द्वारा पानी को कंडेंसर में भेजें और कंडेंसर से पानी गर्म होके आप कूलिंग टावर में जाएगा, ठीक है। फिर वो पानी कूलिंग टावर में जाएगा और वो कुछ ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराया जाएगा। जब कूलिंग टावर से वो पानी नीचे की तरफ गिराया जाएगा तो बीच में एयर का प्रवाह होगा। तो उस एयर के प्रवाह के द्वारा वो जो गर्म पानी होगा वो ठंडा हो जाएगा और फिर वो पानी पुनः पॉन्ड में चला जाएगा, ठीक है, यानी कि तालाब में वो पानी फिर चला जाएगा। कूलिंग टावर का उपयोग करने के प्रमुख लाभ क्या क्या है ये देखते हैं। पहला, इनकी कूलिंग कैपेसिटी अधिक होती है। दूसरा, इसमें कूलिंग जल के तापमान पर कंट्रोल किया जा सकता है और कम क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। जल का लॉस भी कम होता है। कूलिंग टावर का कार्य सिद्धांत, यानी कि जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है या कैसे जो कूलिंग टावर वर्क करता है, इसको देखेंगे। एक कूलिंग टावर में जल ठंडा करने का सिद्धांत एक स्प्रे तालाब के समान ही है। इसमें जल कूलिंग एयर द्वारा वाष्पक कूलिंग के सिद्धांत पर होता है। यह टावर आमतौर पर स्टील, लकड़ी या कंक्रीट से बना होता है। संघनित्र से निकलने वाले गर्म जल को टावर के ऊपरी भाग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और यह जल स्प्रे या पतली धार के रूप में नीचे गिरता है। जल को ठंडा रखने के लिए टावर में एयर का प्रवाह जल की धारा के विपरीत या लंबवत किया जाता है। टावर में जल के प्रभावी कूलिंग के बाद एयर दूसरी तरफ से बाहर निकलती है और टावर के नीचे आने में जल ठंडा हो जाता है और नीचे बने तालाब में एकत्र किया जाता है। जल के कणों को एयर में प्रवेश करने से रोकने के लिए टावर में एक जल एलिमिनेटर की भी व्यवस्था होती है। अब देखते हैं कूलिंग टावर कितने प्रकार के होते हैं या टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर्स। कूलिंग टावर को एयर वेंटिलेशन के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, वायुमंडलीय या नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और दूसरा जो है वो है मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। पहला देखते हैं एयर डिवीजन कूलिंग टावर। इन टावरों में गर्म जल को नेचुरल एयर से ठंडा किया जाता है। ये टावर मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। पहला है अनुप्रस्थ प्रवात कूलिंग टावर, दूसरा नेचुरल प्रवात कूलिंग टावर और तीसरा है हाइपरबॉलिक टावर। ये तो बात हो गई कूलिंग टावरों के प्रकार की, यानी कि कितने प्रकार के आपके कूलिंग टावर होते हैं या कौन कौन से होते हैं।
अब नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस किया जाएगा कि जो कूलिंग टावर्स होते हैं इनको जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने जो मेन टॉपिक पढ़ा ये कूलिंग पॉन्ड के बारे में, या फिर ये कहें कि सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा ये वाटर सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें कि ये 3 प्रकार के होते हैं। ओपन जल सिस्टम, एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं। ओपन जल सिस्टम, और ये आपके जो ओपन जल सिस्टम होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक नदी जल सिस्टम और दूसरा समुद्र जल सिस्टम। ये जो ओपन जल सिस्टम होते हैं, आप ये ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। जब वाटर को आप डायरेक्टली नदी से या समुद्र से लेते हैं तो ये ओपन जल सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है, और ये इसी कंडीशन में होगा जिस कंडीशन में अगर थर्मल पावर प्लांट नदी या समुद्र के किनारे स्थापित होगा तभी ये सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है, अन्यथा इस सिस्टम का उपयोग नहीं किया जा सकता। और दूसरा आपका जो था वो है क्लोज्ड जल सिस्टम, और थर्ड जो था वो है मिक्स्ड जल सिस्टम। एक बार मैं इसको रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि जो वाटर होती है आप कहाँ से यूज करते हैं और वो वाटर कहाँ से आती है और वाटर फिर पुनः कहाँ पे जाती है। इस वजह से इन टॉपिक को मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ और दोहरा दे रहा हूँ। फिर आप लोगों ने पढ़ा जल कूलिंग विधि यानी कि वाटर कूलिंग मेथड के बारे में, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला कूलिंग पॉन्ड सिस्टम और कूलिंग टावर सिस्टम। कूलिंग पॉन्ड सिस्टम के अंतर्गत ये आप पॉन्ड के माध्यम से जो आपकी संघनित्र में जो संघनित्र से वाटर निकलती है उसको ठंडा किया जाता है, और उसके ठंडा में करने में आपकी ये पॉन्ड में जो वाटर होती हैं वो सहायता प्रदान करती हैं। उसके बाद आप लोगों ने कूलिंग टावर के बारे में पढ़ा या कूलिंग टावर के बारे में जाना। कूलिंग टावर कुछ ऊंचाई पे स्थापित होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया है, क्योंकि वहाँ से वाटर को नीचे की तरफ प्रवाहित किया जाता है, तो अगर वो ऊंचाई पे रहेंगे तभी उसमें एयर का फ्लो हो पाएगा और जो वाटर होंगी वो ठंडी हो पाएंगी। कुल मिला के आज हम लोगों ने जो वाटर सिस्टम के बारे में पढ़ा उसका मतलब सेम यही है। कुल मिला के एक अगर निचोड़ की बात की जाए तो यही निकल के आता है कि जो आपकी स्टीम होती है वो जाहिर सी बात है जब वो टरबाइन के माध्यम से टरबाइन में अपना वो काम कर चुकी होगी, उसके बाद वो स्टीम को आगे कंडेंसर में भेजा जाता है। फिर उस स्टीम को आप ठंडा करते हैं, तो उस ठंडा करने में जो जल की आवश्यकता होती है उसकी कहाँ से आपूर्ति की जाती है उसके बारे में जाने हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश की है आज की क्लास में। तो उसकी जो आपूर्ति है वो वाटर सिस्टम से की जाती है, आज उसी के बारे में डिस्कस किया गया, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर सिस्टम के बारे में पढ़े हैं और जानने की कोशिश की है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कूलिंग टावरों के जो प्रकार हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे विथ फिगर और समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसके आगे का जो टॉपिक है यानी कि टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोगों का धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे।
थैंक यू फॉर एवरीवन।